राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं नवत्र पत्रिका से। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देख लेना ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिस ना हो जाए फरवरी मंथ का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें हम जो भी अपडेट डालते हैं न्यू वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी। चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। साथियों, पहला करंट अफेयर है 2 फरवरी 2024 को एली टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लॉन्च किया गया। एली टावर किस देश में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एली टावर में यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है और एली टावर जो है फ्रांस में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एली टावर की तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे गए हैं, जैसे कि यूपीआई लॉन्च कब किया गया है वहाँ पे 2 फरवरी 2024 को वहाँ पे यूपीआई लॉन्च किया गया है। लॉन्च करता कौन थे? फ्रांस में स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा ये यूपीआई वहाँ पे लॉन्च किया गया है। एली टावर की स्थिति में क्या है? तो एलिवर टावर कहाँ पे स्थित है? वो फ्रांस में स्थित है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इससे बढ़ावा मिलेगा किसको? डिजिटल पेमेंट को। इससे हमारी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें यूपीआई की फुल फॉर्म की तो याद रखना है, काफ़ी बारी पूछ लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म है और यूपीआई को सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान रखने से संबंधित। ठीक है, तो टावर में यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है और टावर फ्रांस में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन अयोध्या से संबंधित है। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अयोध्या के लिए विभिन्न मार्गों पर 8 नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत की। ये सभी उड़ान किस एयरलाइंस कंपनी द्वारा संचालित हैं? तो ये सभी उड़ान जो है स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी द्वारा संचालित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इस नई 8 उड़ानों की शुरुआत जो है 1 फरवरी 2024 से की गई है और शुरुआतकर्ता कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। और किन किन राज्यों को जोड़ा जाएगा? दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई, बंगलोर को, इन सभी को जोड़ा जाएगा अयोध्या से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इस सेवा का संचालन कौन करेगा? स्पाइस जेट के द्वारा इन सेवाओं का संचालन किया जाएगा। बाकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांस रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 29 जनवरी 2024 को किसने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के मान्यता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक बार इसको देख लें। तो अगर हम बात करें इसकी शुभारंभ कब से की गई है? 29 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई है और कहाँ से की गई है? दिल्ली से की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। और इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, छोटे और मध्य किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। विशेष तथ्य यहाँ पढ़ सकते हैं, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है जो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं हिंद तेंदुए से संबंधित। तो पहला कथन क्या है? यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। और दूसरा कथन है इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 1215 है। तो पहले वाला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसके हिसाब से हमारा पहला कथन ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिम तेंदुए संबंधित कुछ अन्य जानकारी यहाँ पे जुड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस रिपोर्ट की शुरुआत 30 जनवरी 2024 शुरू की गई है और किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी आकलन कार्यक्रम का यह वैज्ञानिक प्रयास है और इसके अंदर बताया गया है कि 718 हिम तेंदुओं की संख्या बताई जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें किन किन राज्यों में कितने कितने हिम तेंदुए मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि लद्दाख के अंदर 477 तेंदुए मिले हैं, हिम तेंदुए मिले हैं। उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में
51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। तो इस प्रकार से 718 हिम तेंदुए मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये राशि थी 19,100 करोड़ की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे कि 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने ये राशि की घोषणा की है और यहाँ पे आप देख सकते हो 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन परियोजनाओं के लिए दी गई है। और हम यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी परियोजनाएं इसके अंदर, जैसे कि रेल है, सड़क है, तेल एवं गैस, शहरी विकास, आवास जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के लिए ये राशि दी गई है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इससे संबंधित, एक बार इसको जरूर रीड आउट कर लेना, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली यहाँ से ये कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में कैनिड जंगली कुत्तों के परिवार के लिए एक नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सांगली जिले के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि ये कहाँ स्थित है? सांगली जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और इसका एरिया कितना है? 9.48 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और स्थापना का मुख्य उद्देश्य देख लो, विभिन्न स्तनधारियों जैसे भेड़ें, सियार, लोमड़ी, लकड़बग्गा, हिरण, सीवेट, खरगोश और अन्य प्रजातियों के आवास को संरक्षित करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी प्रजाति इसके अंदर आपको मिलने वाली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ जुड़ी हुई है, इनको एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेना आप। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे आपको कथन में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। क्या ये कथन सही है? सेकंड कथन देख लो, वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति होंगे। तो क्या ये कथन सही है? तो हाँ, ये दोनों ही कथन सही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और साथ में वो 50वें व्यक्ति हैं इस पुरस्कार को पाने वाले, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखना है लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। तो उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। वह वर्ष 1970 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। और फिर देखोगे थर्ड वाला वो पॉइंट, तो वह 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 7 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और वह वर्ष 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में। उसके बाद अगर आप देखोगे अगला पॉइंट, उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। और माई कंट्री माई लाइफ उनकी लिखी पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है, आपको ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी बारी इस पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी भारत रत्न पुरस्कार के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको कथन दिए गए हैं, फिर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कथन किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित कथन है। अगर पहला कथन पढ़ोगे आप, इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 21-22 में 4.33 करोड़ हो गया। वहीं पे दूसरा कथन क्या है? इसमें महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया। तो दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि किसके द्वारा किया गया, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसमें अगर बात करें 2021-22 में कुल नामांकन 4 करोड़ 33 लाख रहा, वहीं पे 20-21 के अंदर 4 करोड़ 14 लाख था। तो पिछली बार से इस बार ही नामांकन बढ़े हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और वहीं पे पिछली बारी के मुकाबले महिला का भी नामांकन इस बारी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और यहाँ पे लिखे गए हैं जो आप यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, तो बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन क्या है? ये मेला
2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के मध्य फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा कथन क्या है? इस बार मेले की थीम यह उत्तर प्रदेश राज्य पर आधारित है। तो कौन सा कथन सही है? जो पहले वाला कथन है वो ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेला कब आयोजित किया गया, 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के मध्य इसको आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में इसको आयोजित किया गया। उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मेले में भागीदार देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, मेले में भागीदारी देश तंजानिया था। और इस बार मेले की जो थीम थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लेना। इस बार जो मेले की थीम थी गुजरात राज्य पर आधारित इस बार मेले की थीम थी। और इस मेले में अन्य देश जो शामिल हुए उनके नाम है यहाँ पे, इस बारे में ही पढ़ लेना आप, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मार्क कर लेना, जैसे कि उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। ये मेला कब आयोजित हुआ? ये तारीख याद रखनी है आपको, काफ़ी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। साथ में मेले का भागीदार देश कौन था? तंजानिया, ये ध्यान रखना। और इस मेले की थीम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रामसर स्थलों से संबंधित क्वेश्चन है ये। 31 जनवरी 2024 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये संख्या 80 हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि कौन कौन से नए वेटलैंड शामिल किए गए हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण है, अघानाशिनी एस्चुरी है, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है, क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य है, तमिलनाडु और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट जो 5 नए वेटलैंड शामिल किए गए हैं रामसर स्थल में, आप इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है इसके बारे में जो आपको पढ़ लेनी है एक बार ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ लिखी हुई हैं, इनको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में महातारी वंदन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत सरकार विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो यहाँ पे 1,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता प्रदान करेगी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के द्वारा। महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये जो हैं विवाहित महिलाओं को प्रति माह दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, योजना के तहत 1,000 रुपये जो हैं विवाहित महिलाओं को प्रति माह दिए जाएंगे, मतलब कि प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक की राशि यहाँ पे प्रदान की जाने वाली है, ठीक है। और ये राशि सीधे उनके खाते बैंक अकाउंट में जाने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको पढ़ लेनी है, जैसे कि कितनी आयु वर्ष की महिलाएं होनी चाहिए उनको मिलेगा, तो उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील लाइन रोड खंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो स्टील लाइन रोड खंड जो है NH 66 पर स्थित है, बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो NH 66 जो है मुंबई और गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और इसके निर्माण में तकरीबन 80,000 टन का जो है स्टील का प्रयोग किया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है, इसको जरूर एक बार रीड आउट कर लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची केरल में कितनी राशि की 3 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये राशि है 4,000 करोड़ की 3 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और परियोजना से संबंधित जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में
न्यू डाई डॉक, CSL की अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा और पुथीविपिन कोची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का LPG आयात टर्मिनल। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। न्यू डाई डॉक के निर्माण लागत राशि तकरीबन 1800 करोड़ रुपए है, तो इतनी इस पर खर्च की जाएगी। और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उनको नोट डाउन भी साथ साथ करते रहना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माफलांग में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। माफलांग किस राज्य में स्थित है? तो माफलांग मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे कि वर्चुअल माध्यम से उद्घाटित परियोजनाओं को पढ़ लेना। उन्नत रोंगजेन एक परियोजना है वहाँ पे, उसका उद्घाटन किया गया है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। मांगसांग एडो कागरे सड़क की परियोजना का उद्घाटन किया है। और मेरांग रानी गोडाउन अजरा सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे परियोजनाओं को दे सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जैसे कि पहला कथन देखोगे, इस सूचकांक में कुल 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन देख लो, इस रैंकिंग में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या ये कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पढ़ सकते हो। ये सूचकांक 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। और इसके अंदर 180 देशों को शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, 180 देशों को शामिल किया गया है। और इस सूचकांक में 0 से लेके 100 तक अंक वितरित किए जाते हैं। अगर 0 किसी को मिल रहा है तो वो सर्वाधिक भ्रष्ट होता है, और किसी को 100 मिल रहा है तो वो सर्वाधिक ईमानदार होता है। तो ध्यान रखना है, 0 जिसको दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है, और 100 नंबर किसी को मिल रहे हैं तो वो सर्वाधिक ईमानदार है। ये नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शीर्ष 5 देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा ईमानदार देश माना गया है, वो है डेनमार्क जिसका स्कोर 90 है, फिर फिनलैंड है जिसका स्कोर 87 है, फिर न्यूजीलैंड है जिसका स्कोर 85 है, फिर नॉर्वे है जिसका स्कोर 84 है, फिर सिंगापुर है जिसका स्कोर 83 है। तो ये 5 देश हैं जो सूचकांक में सबसे ऊपर है, टॉप 5 में है। वहीं टॉप बॉटम से जो 5 देश हैं उनके नाम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सोमालिया सबसे खराब स्थिति में है, उसको 11 स्कोर मिला है। वहीं पे अगर आप देखोगे 177वें पद पर टोटल 3 देश आ रहे हैं, वेनेजुला, सीरिया, दक्षिण, जिसको 13 स्कोर मिला है। उसके बाद 176 पे यमन है जिसको 16 स्कोर मिला है। और 172 पर भी आप देखोगे तो 4 देश आ रहे हैं, उत्तर कोरिया, निकारागुआ, हेती, इक्वेटोरियल गिनी। तो इनको कितना स्कोर मिला? 17 स्कोर मिला है। तो टॉप बॉटम से जो 5 देश हैं उनके नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे भारत को जो है 93 स्कोर मिला है, और भारत कजाकिस्तान, लेसिथो और मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 93वें स्थान पर आया है। और इसके अंदर जो भारत को जो स्कोर दिया गया है वो 39 है। ध्यान रखना है, 39वां स्कोर दिया गया है। और गत वर्ष की बात करें तो 85वें स्थान पे थे, इस बार ही हम 93वें स्थान पे आ गए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो सबसे पहले आप भूटान देख सकते हो, वो 26वें स्थान पर है। तो ईमानदारी की कैटेगरी में वो 26वें स्थान पर आया है, भ्रष्टाचार वहाँ पे बहुत कम है। वहीं पे चीन 76वें स्थान पर है, नेपाल 108वें स्थान पर है, श्रीलंका 115 स्थान पर है, पाकिस्तान 133 स्थान पर है, और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ पे रैंकिंग आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देख सकते हो, और विश्व के अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो सूचकांक संबंधित जानकारी पढ़ लेना जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन जो है 19वां गेट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन संबंधित है। तो यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अगर आप पहला वाला कथन पढ़ोगे, 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गेट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। सेकंड वाला कथन क्या है? इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ ने किया। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहले वाला कथन सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कब आयोजित हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य इसको आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित हुआ इंपॉर्टेंट है, युगांडा की राजधानी कंपाला में इसको आयोजित किया गया। इसकी थीम जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकती है। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, ये इसकी थीम है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? युगांडा के राष्ट्रपति हैं जनरल युवेरी कागुता मुसेवेनी, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है इससे संबंधित, इसको आप जरूर एक बार रीड आउट कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन भी कर लेना ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ जानकारी जो आपको पढ़नी है, कुछ तथ्य हैं, जैसे कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडेक्स जो है एम्स्टर्डम स्थित लोकेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ संस्थान टॉम के द्वारा जारी किया जाता है। और टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, पहले पे लंदन है जो यूके का एक शहर है, उसके बाद डबलिन है जो आयरलैंड का एक शहर है, टोरंटो है जो कनाडा का एक शहर है, मिलान है जो इटली का शहर है, और लीमा है जो पेरू का शहर है। ये टॉप 5 भीड़ भाड़ वाले शहर हैं। अगर वहीं हम बात करें इंडेक्स में शीर्ष 10 में शामिल सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले 2 भारतीय शहर भी हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में है, इसका स्थान 6वां स्थान है। वहीं पे पुणे महाराष्ट्र में है जिसका स्थान 7वां है। तो ये वाले आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 2024 को कहाँ स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब का शुभारंभ किया गया? तो इस फ्यूचर लैब का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इस लैब का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में किया गया है। शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमी एवं जल शक्ति राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने इसका उद्घाटन किया है। संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो आप यहां से इसको एक बार रीड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी जो है डोमिनिक गणराज्य के द्वारा प्रदान की गई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे कि मंजूरी प्रदाता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल है। और ये मंजूरी दी गई है भारत और डोमिनिक गणराज्य के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। और इस पे जो हस्ताक्षर जो हैं भारत के वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य विभाग के द्वारा और डोमिनिक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके अंदर JETCO प्रदान करेंगे, जैसे कि चर्चा, सूचना, ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच तैयार करना। और भारत मुख्य रूप से जो डोमिनिक गणराज्य से आयात करता है वो है सोना। ध्यान रखना है, सोना जो हम डोमिनिक गणराज्य से आयात करते हैं। और हम जो निर्यात करते हैं डोमिनिक गणराज्य को वो क्या है? फार्मास्यूटिकल, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, 2 पहिया, 3 पहिया वाहन आदि हम निर्यात करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ अन्य जानकारियाँ हैं जो आप रीड आउट कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2024 को किस भारतीय PSU ने अपने 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स कार्यक्रम के तहत कितने जापानी येन के 5 वर्षीय, 5.25 वर्षीय और 10 वर्षीय शुरुआती
हरित बॉन्ड जारी किए हैं? तो ये बॉन्ड जो है RIC लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आप यहाँ देख सकते हो, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। आप यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से संबंधित कुछ जानकारी दी गई हैं। उन कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन सही है आपको बताना है। अगर आप पहला कथन देखोगे, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा जारी की गई है। और सेकंड ऑप्शन देखोगे, इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? नहीं, केवल दूसरे वाला कथन सही है। इनके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड फोरम जो है वॉशिंगटन DC स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वैश्विक विकास दर क्या रहेगी, पूरे विश्व की विकास दर की बात की जाए 2024 में तो काफ़ी बारी पूछ लेते हैं। 3.1% जो है पूरी वैश्विक विकास दर रहने वाली है। वहीं पे 2025 में ये 3.2 हो जाएगी। भारत की विकास दर की बात की गई है 2024 में 6.5% का अनुमान लगाया गया है। वहीं 2025 में 6.5% रहने वाली है, ये इनका अनुमान है। चीन की विकास दर के बारे में बात की गई है और यहाँ पे अन्य विकास दरों के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। और भी देशों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देख लेना। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक से संबंधित है। तो यहाँ पे कथन दी गई हैं, उन पे विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अगर आप पहला कथन देखोगे, 15 से 16 जनवरी 2024 के मध्य विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। क्या ये कथन सही है? वहीं पे दूसरा कथन क्या है? और दूसरा कथन है थीम से संबंधित है, विश्वास का पुनर्निर्माण। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, विश्वास का पुनर्निर्माण ये थीम है इस बारी विश्व आर्थिक मंच की। और कुछ इससे संबंधित जानकारी हम यहाँ पे दे सकते हो, इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको देखनी चाहिए, जैसे कि मुख्य थीम क्या है, विश्वास का पुनर्निर्माण। कहाँ पे किया गया, कहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में ये आयोजित किया गया। और 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं मुद्दों संबंधित, और वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसको ध्यानपूर्वक एक बार जरूर पढ़ लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जनवरी 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने IMCD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिगरेट एक्सीपिएंट प्राइवेट लिमिटेड में शेष कितनी इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी है 30% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ, कुछ अन्य तथ्य जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मंजूरी प्रदाता कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। अधिग्रहणकर्ता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, काफी बारी पूछ लेते हैं। तो अधिग्रहणकर्ता कौन है? IDM इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये हिस्सेदारी अधिग्रहण की गई है, ठीक है। कितने प्रतिशत है? 30% हिस्सेदारी जो है ली गई है। और कुछ अन्य चीजें हैं जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2024 को ONGC ने बंगाल की खाड़ी के तट पर गहरे पानी में स्थित KG DWN 98/2 ब्लॉक के फर्स्ट ऑयल की सफल शुरुआत की घोषणा की। इस 98/2 परियोजना से ONGC के कुल तेल और गैस उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? तो इस परियोजना के बाद से 11% से 15% के बीच में वृद्धि होने की संभावना है ONGC की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो
तो ये परियोजना कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर गहरे पानी में स्थित है और इस परियोजना से ओएनजीसी के कुल तेल गैस उत्पाद में क्रमश 11 से 15% की वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, तो कुछ अन्य चीज़ें भी पढ़ लेना आप यहाँ पे जो मैंने जोड़ दी हैं, तो इससे आपको और भी इस क्वेश्चन संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इस रैंकिंग में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा कथन क्या है? इसमें भारत को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, पहले वाला कथन सही है कि यूएसए को इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप कुछ अन्य जानकारियां दे सकते हो, तथ्य दे सकते हो, जैसे कि इसको कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग में शामिल देश हैं 145, जिसमें यूएसए को पहला स्थान, रूस को दूसरा स्थान, चीन को तीसरा स्थान, भारत को चौथा स्थान और दक्षिण कोरिया को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और रैंकिंग में जो सबसे निम्नवत देश हैं वो 5 देश, 145वें भूटान है, 144वें मालदोवा है, 143 पे सूरीनाम है, 142 पे सोमालिया है और 141 पे बेनिन है। तो यहाँ पे अन्य जानकारी जुड़ी हुई है, इसको पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2024 को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो ये 355.25 मिलियन टन होने का अनुमान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे कि फल 109 मिलियन टन होने का अनुमान है, सब्जी 213 मिलियन टन होने का अनुमान है, रोपण फसल 16.84 मिलियन टन होने का अनुमान है, आलू 60 मिलियन टन होने का अनुमान है, टमाटर 20 मिलियन टन होने का अनुमान है। आप यहाँ पे यह देख सकते हो। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आप इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये फरवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, तो इनको ध्यानपूर्वक एक बार लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप रिवीजन इजीली कर सकें। और भी इस तरह की करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।